हेलो फ्रेंड्स, आनंद दिस साइड। ज्योग्राफी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने 17 क्वेश्चन देख लिए थे। इस पार्ट में हम बचे हुए क्वेश्चन को कवर करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द टर्म सीरियल यील्ड रिफर टू? ये क्वेश्चन जो है ये आपको एनसीईआरटी के थ्रू सॉल्व हो सकता था, क्योंकि एनसीईआरटी में सीरियल यील्ड वगैरह दिया हुआ है। पीवाईक्यू से अगर जो बच्चे से पीवाईक्यू करके जाते हैं उनके लिए थोड़ा टफ होता है इसको हैंडल कर पाना, लेकिन एनसीईआरटी अगर पढ़ के ढंग से जा रहे हो आप तो ये क्वेश्चन कर सकते थे आराम से। मॉडरेट कैटेगरी में इस क्वेश्चन को रखूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी चेक कर रहा था। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये फैक्चुअल नॉलेज से नहीं हो सकता था, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट जैसे सीरियल यील्ड क्या होता है एग्जैक्टली आपको ये पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन में। सीरियल यील्ड क्या होता है एग्जैक्टली? एक्चुअली अमाउंट ऑफ सीरियल क्रॉप, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ सीरियल क्रॉप जो कि आप किसी एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अगर ये एक यूनिट एरिया है, इसमें आप कितना क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हो, एक तरीके से ये एफिशिएंसी बता रहा है। ये एफिशिएंसी बता रहा है एक तरीके से कि आप कम से कम लैंड में कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, वो होती है सीरियल यील्ड। डेवलपिंग कंट्रीज में सीरियल यील्ड हमेशा ज्यादा होती है, लेकिन इंडिया में सीरियल यील्ड कम है काफी, ठीक है। तो यहीं से आप समझ जाओ कि ये एक तरीके से एफिशिएंसी बता रहा है कि एक इस भाई सेम अमाउंट ऑफ लैंड में जो गरीब किसान होगा वो ऑब्वियसली बात है कम उगा पाएगा, जो अमीर होगा उस पर भाई मॉडर्न फैसिलिटीज के एक्सेस ज्यादा होंगे, ज्यादा पेस्टिसाइड यूज कर सकता है, हर्बिसाइड यूज कर सकता है, फर्टिलाइजर यूज कर सकता है, तो ऑब्वियसली बात उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो वही होता है सीरियल यील्ड। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक हो गया। जो दूसरा स्टेटमेंट है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप्स इन अ गिवन कंट्री, नहीं ये तो टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहा है ना। इस टाइप में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी एफिशिएंसी की बात नहीं है कि भाई टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है एक कंट्री में पूरे साल में। ऑब्वियसली बात है इंडिया में ज्यादा लैंड पे खेती होती है, तो ऑब्वियसली बात है सीरियल प्रोडक्शन में आप देखोगे तो इंडिया हमेशा टॉप 1 2 3 में रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सीरियल यील्ड में देखोगे ना कि पर यूनिट एरिया में कितना हो रहा है, तो वहां पे इंडिया काफी पीछे आता है। तो ये चीज जो है ओवरऑल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, कितना प्रोडक्शन इसमें, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। सीरियल यील्ड ये नहीं होता है, आंसर ओनली वन है। इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपको ठीक करने हैं तो आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो, वरना ये सही नहीं होंगे आपके। और अभी तक हमने पिछले पार्ट में देखा एनसीईआरटी के बेसिस पे आप कई क्वेश्चन कर सकते, तो अगर नहीं करके जा रहे उसको ढंग से तो वहां पे आपको वो क्वेश्चन गलत होने दें। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पे आपको पेयर करना है डेक्कन ट्रैप, यहाँ पे आपको उसके नाम दिए हुए हैं, ठीक है, उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं और पिकुलैरिटी है उसमें बताना करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। यार अब इतना डिटेल में कौन पढ़ के जाता है? डेक्कन ट्रैप के मतलब 3 अलग पार्ट या 4 अलग पार्ट है, उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन किसको पता होती है? ये स्किप करने वाला क्वेश्चन था, लिटरली कुछ नहीं करना था, चुपचाप स्किप करो इस टाइप क्वेश्चन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑड वन आउट टाइप का लगा देते हैं कि भाई सब में हाइट दी है, इसमें ये फॉसिल की बात करी गई, चलो इसको मार्क कर देते हैं। तो इस टाइप से अगर भाई आप करते हो तो ठीक है बात, लेकिन मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि स्किप करो, क्योंकि लिटरली आप कोई दिमाग नहीं लगा पा रहे हो उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच रिगार्डिंग पिकुलैरिटीज ऑफ रामगंगा प्रोजेक्ट? रामगंगा प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके बारे में पूछा। फिर वही बात है, ये क्वेश्चन भी स्किप करने वाला क्वेश्चन था, आप चुपचाप इसको स्किप कर सकते थे, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी इसमें। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। और जहां पे लिटरली अब हर एक डैम का कौन ये याद करके जाएगा कि उसकी हाइट लेंथ कितनी है, ठीक है, उसकी हाइड्रो पावर जो है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो, उसकी टोटल जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी कितनी है, ये सब कौन याद करता है? इरिगेटेड एरिया कितना कितना इसको पता रहता है? कोई दिमाग नहीं लग रहा ना एक्चुअली यहाँ पे। कुछ अगर ऐसा होता कि मैं आपको बता सकता कि नहीं यार ये देखो ये लिमिट हो जाता, थोड़ा दिमाग उमाग लगाते, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। तो सिंपल सी बात है, स्किप करो इस टाइप की क्वेश्चन। ये आपको बोल रहा है विद रेफरेंस टू कल्टिवेटेड एरिया ऑफ सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। इन कंपैरिजन टू यूएसए, चाइना एंड जापान, इंडिया हैज हाईएस्ट जोग्राफिकल एरिया अंडर कल्टीवेशन। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इंडिया में जोग्राफिकल एरिया जो है जहां पे पैदावार हो रही है, जहां पे क्रॉप उगाए गए हैं, जहां पे कल्टीवेटेड एरिया मतलब कोई ना कोई फसल उगाई गई है, वो इंडिया की सबसे ज्यादा है, इन सबसे भी ज्यादा है, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई सोर्स वगैरह मैं आपको क्या ही रिफर कर पाऊंगा, इसमें कोई सोर्स रिफर नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी जहां जहां पे आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है, जो आपने नॉलेज एक्यूमुलेट करी ना वो द टाइम, बस उसका यूज करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। ये एग्जैक्टली आपको कहीं पे किसी किताब में नहीं मिलने वाली कुछ चीजें, ठीक है। तो इंडिया जो है अगर इस टाइप के स्टेटमेंट देखो तो ऑब्वियस सी बात है इन सबसे ज्यादा, देखो जो जापान है वो तो वैसे लिमिट हो जाता, इंडिया से काफी छोटा है। यूएसए में क्या है कि भाई देखो बहुत ही डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, तो एग्रीकल्चर पे वो लोग सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है, और भी चीजों में। तो आप थोड़ा ये दिमाग लगाते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, यूएसए नहीं हो सकता, इंडिया ज्यादा जोग्राफिकल एरिया में कल्टीवेशन नहीं हो सकता वहां पे। चाइना ऐसे होता है कि चाइना को अगर आप ध्यान से अगर देखो, अगर ये मान लो चाइना है तो उसका जो इतना पार्ट है ना ये सब ये बैरन है, मतलब ये यहाँ पे कोई चीज ज्यादा उगाई नहीं जा सकती, इस वाले पार्ट में ही सिर्फ खेती वेती ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, चाइना भी यहां से हट जाता है, आता है आंसर इंडिया, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट ठीक होगा। दूसरा देखो, इंडिया लोकेशन
बहुत गंदा कर दिया मैंने, शायद दिख नहीं रहा हो पुल, मैं पढ़ दे रहा हूँ। इंडिया लोकेशन इन ट्रॉपिकल मानसून रीजन हेल्प्स डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग ऑल थ्रू द ईयर। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, इस टाइप के जनरल स्टेटमेंट सही होते ही होते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इंडिया क्योंकि ट्रॉपिकल मानसून रीजन में लाई करता है, ठीक है, मानसून आपको पता है मानसून क्लाइमेट इंडिया का है, इसीलिए क्या है कि इंडिया में डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग होती है ऑल थ्रू द ईयर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा इंडिया में समर में तो जो खरीफ क्रॉप होते हैं वो समर के समय हो रहे होते हैं, ठीक है, और जो रबी क्रॉप होते हैं वो जाड़े में हो रहे होते हैं। उसमें कौन हेल्प करता है, ठीक है, वो जो साउथ वेस्ट वो होता है ना, जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो आते हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो वो जाड़े में हेल्प करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इंडिया में ओवरऑल मानसून क्लाइमेट की वजह से हमेशा खेती होती है, तीनों सीजन में खेती होती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, इतनी बार यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस ने पूछ पूछ के बच्चों को मुझे लगता है अभी तक रटा दिया होगा। जिनको नहीं भी याद होगा उनको भी याद हो गया होगा, ठीक है। अब जो नहीं याद किए हैं तो एटलीस्ट वो अब तो कर लो, कम से कम जाके देखो आपके सामने जितने प्रयाग है ना, ये पंच प्रयाग जो है, सबका बस ये देख लो कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे आके कौन से प्रयाग पे कौन सी नदी मिलती है, और ठीक है, इतनी बस इन्फॉर्मेशन आप एक मैप देखना, एक आपको नेट पे मिल जाएगा वो मैप, कई जगह पे होता है, ऐसे जा रही है उसमें आके नदियां ऐसे मिल रही ऊपर से नीचे से, वही बस एक आप ढंग से देख लो, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन जो पीछे ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये देखो यार, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत बार आ चुके हैं, और ये अगर आप गलत कर रहे हो तो लिटरली आप अन्याय कर रहे हो अपने साथ मैं ये बोलूंगा, क्योंकि ये चीजें आपको रेस से थोड़ा थोड़ा करके पुश करेंगी पीछे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप की क्लाइमेट की बात करिए, ठीक है। वेस्ट, ये भी देखो एनसीईआरटी के थ्रू ही हैंडल हो सकता है, एनसीईआरटी में सब बातें अच्छे से दी हुई हैं। वेस्टर्न यूरोप रिसीव रेनफॉल इन ऑल मंथ्स, ठीक है, सारे महीने में वेस्टर्न यूरोप में रेनफॉल होता है, बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से वेस्टर्न यूरोप जो है वहाँ के क्लाइमेट को सबसे ज़्यादा हैबिटेबल बोला जाता है इंसानों के लिए, ठीक है। इंसानों को सबसे अच्छा क्लाइमेट अगर कहीं रहने के लिए तो वेस्टर्न यूरोप में। उसका एक फैक्टर ये भी क्योंकि यहाँ पे हमेशा बारिश होती है, थोड़ी थोड़ी करके बारिश होती है, ऐसा नहीं है इंडियन मानसून की तरह की एक ही सीजन में बारिश हुई और इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि भाई उस बारिश का कोई इफेक्ट भी नहीं हो पाया ढंग से, ठीक। तो रेनफॉल यहाँ पे क्या है, सारे महीनों में होती है, और इसलिए भी होती है, उसके रीजन है। देखो जो विंटर मंथ होते हैं, विंटर मंथ में इनको रेनफॉल मिलता है, जो यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन, नहीं आपने पढ़ा होगा टेम्परेट साइक्लोन, दो टाइप के साइक्लोन होते हैं ना, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। तो जो टेम्परेट साइक्लोन, तो पहली बात तो वो वायलेंटली कभी वो रेनफॉल नहीं करते हैं, वो एकदम आराम से धीरे धीरे रेनफॉल होता है, महीनों तक चलती है वो रेनफॉल। तो विंटर मंथ में इनको यहाँ से इससे मिल जाते हैं, ठीक है। और समर मंथ में जो इनको रेनफॉल मिलती है वो आपकी वेस्टर्ली विंड से मिलती है। वेस्टर्ली विंड्स जो होते हैं वो अपने साथ रेन बियरिंग विंड्स लेके आते हैं, पानी लेके आते हो, देखो वेस्टर्ली विंड ऐसे आती है ना, ऐसे ऐसे चलेगी, ठीक है। और अगर ये वेस्टर्न यूरोप मान लो तो यहाँ पे आके कोस्ट से वो क्या रही है, पानी इकट्ठा करके अपने ला रही है और यहाँ पे बारिश कर दे रही है, ठीक। तो इसीलिए इनको क्या समर में यहाँ से पानी मिल जा रहा है। और वही बात जो है ना, वो दूसरी बात देखो स्टेटमेंट में करी गई, वेस्टर्न यूरोप इज लोकेटेड इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों बातें हो गई आपकी सही। इस टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यू के थ्रू कर पाना थोड़ा टफ है, लेकिन ये एनसीईआरटी पे अगर आपका होल्ड अच्छा है तो आप ये सब क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। तो आगे एग्जाम में ये जितने भी अलग अलग टाइप के क्लाइमेटिक रीजन है, जैसे मेडिटेरियन क्लाइमेट है, ठीक है, ये हो गया, यूरोप वाला क्लाइमेट हो गया, इनके पिक्युलर फीचर वगैरह जो है वो सब ढंग से करके जाओ। मॉनसूनल क्लाइमेट वगैरह हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, टफ कैटेगरी यार, इसको छोड़ ही देते मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि बहुत टफ है इसको कर पाना। कराकोरम बस थोड़ा बहुत दिमाग लगा के दो एटलीस्ट दो एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन में, दो ऐसे कर सकते। देखो दो इंडिया है ना, अगर ये इंडिया है तो कराकोरम यहाँ कहीं पे है, ठीक है। और हिंदू कुश अगर आपने हिस्ट्री ढंग से पढ़ी होगी तो पता होगा अफगानिस्तान में था, जिसको क्रॉस कर करके लोग आते थे इंडिया में, ठीक है। और जाग्रोस थोड़ा इधर कहीं पे है, ठीक। इतनी बातें मतलब अगर पता होती तो मे भी तो आप कर सकते थे, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ इतने डिटेल में जैसे नहीं पता होता। एटलीस्ट हिंदू कुश और कराकोरम तो पता होना चाहिए था। तो कराकोरम अगर यहाँ पे है और आपको अरेंज क्या करना है वेस्ट से ईस्ट में, तो वेस्ट से ईस्ट में, ठीक। तो यहाँ पे आपका हिंदू कुश है। हिंदू कुश जो है वो 3 नंबर पे, मतलब 3 1 से पहले आना चाहिए, 3 1 से पहले, 3 1 से पहले, 3 1 से पहले, 3 1 से पहले, ठीक है। इन 3 में आ रहा है तो एक एलिमिनेट होता। अगर उसके बाद अगर आपको ये पता तो जाग्रोस जो है वो हिंदू कुश के इस तरफ होता, ठीक। तो 3 से पहले 2 होना चाहिए था, 3 से पहले 2, देखो इससे बात नहीं बन रही थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको यही बोलूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन को आप स्किप कर देते। लेकिन एक बात आप ये भी जान के चलो, ठीक है, इस बार थोड़ा टफ ज्यादा पूछ लिया इन लोगों ने, लेकिन ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और आसपास के जो माउंटेन है, इनमें मैंने देखा है कि अक्सर ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आपको कुछ टाइम पहले देखना तियान शान कुनलुन शान पे शायद क्वेश्चन था, कुनलुन शान पे, तियान शान पे, जो चाइना की तरफ है कुछ, ठीक है। इंडिया के ऊपर जो थोड़े बहुत माउंटेन है और इंडिया के जो
वेस्ट साइड में, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान साइड में जो है, तो ये माउंटेन्स वगैरह अच्छे थोड़ा एक बार देख लो, मैप वैप में देख लो, तो ये टाइप के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे आगे जाके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार के लिए फिलहाल ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये आप स्किप कर सकते थे, टफ क्वेश्चन था क्योंकि विच ऑन द फॉलोइंग रिवर दिया और डायरेक्शन दिया है, नॉट करेक्टली मैच। देखो टफ क्वेश्चन है, मानता हूं मैं, इतना कौन याद करके जाता है, लेकिन अगर जो बच्चे मैप ढंग से देखते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, अगर आपने मैप ढंग से देखा है तो आपके दिमाग में एक क्या बोलते हैं, विजुअल मेमोरी हमेशा रिटेन रहती है। तो आपने देखो मेकोंग रिवर जो कई बार उन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है, आईएएस में भी आया हुआ है, पीसीएस में भी आ चुका है मेकोंग रिवर, ठीक, किन किन कंट्रीज से होते हुए जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आपके विजुअल मेमोरी में ये रहा होता है कि अगर मान लो ये है एशिया है, तो जो मेकोंग रिवर है ना वो ऐसे बह रही है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन उसका, सॉरी ऐसे 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 आ रही है, ठीक, तो उसका जो डायरेक्शन है बहने का ऊपर से लेकर नीचे तक वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये होता है। ठीक है, तो वो क्या है, एशिया अगर ऐसे है आपका, एशिया का मान लो ये वाला पार्ट है, चाइना वाला पार्ट है, चाइना, फिर नीचे आके ये म्यांमार और मलेशिया, ये सब पार्ट है, तो मेकोंग रिवर यहाँ से होते होते यहाँ से ऐसे बह रही है, ठीक, तो उसका जो डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। इतना भी अगर आपने एक बार मैप थोड़ा याद करने की कोशिश करते तो मे भी शायद हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बहुत टफ क्वेश्चन है, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप जाके आप सारी नदियों को डायरेक्शन ही देखने लग जाओ। लेकिन कोशिश ये करो, जब मैप देख रहे हो, मैप में आप सारी नदियों को एक बार देखो कहां से कौन सी बहती हुई जा रही है, क्योंकि विजुअल मेमोरी आपको कई बार काम आ जाती है पेपर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंट्रीज दी ऑयल फील्ड है इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, देखो ये सब नाम मैं मानता हूं बहुत टफ है, ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है, लेकिन जो इजी वाला था वो वही आपका आंसर था, कुवैत में काशगन नहीं है। ठीक है, काशगन जो है ये आपको इसलिए पता होना चाहिए था क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ऑफशोर ऑयल एंड गैस फील्ड है, सबसे बड़ी है ये पूरे वर्ल्ड की, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए था कि ये कजाकिस्तान में है, कैस्पियन सी पे लाई करता है ये, कजाकिस्तान में, इसीलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर इतनी बस आपको पता होती तो ये आंसर हो जाता। फिर भी इस क्वेश्चन को मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा मैं। पीवाईक्यू एनालिसिस में देखो कई बार क्या होता है कि आप एग्जैक्टली जो चीजें लिखी हैं मैं आपको फिर इसमें यही बता रहा हूँ। देखो पीवाईक्यू पे एक बार आते हैं, पीवाईक्यू में आपको क्या काम करना है, जैसे ऑयल एंड गैस फील्ड है, उनका नाम लिखो और यहाँ कंट्री का नाम लिखो। ठीक है, उसमें फिर आप एक काम ये भी करना है कि खुद जाके आपको एक काम ये करना है कि नेट पे जाओ और ये देखो कि सबसे बड़ी ऑयल फील्ड कहाँ है, अगर जैसे इस टाइप की करो, फिर सबसे बड़ा ये कोल फील्ड कहाँ है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अगर वो पीवाईक्यू में नहीं भी दिया है तो आपको खुद जाके ये सब चीजें सर्च करके वहां पे कर देना है। ठीक है, लिख लेना पीवाईक्यू के साथ ही। ठीक, इससे क्या होगा, थोड़ा एक होलिस्टिक एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मेडिटेरियन क्लाइमेट। देखो मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में दो स्टेटमेंट है, इट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर सीजन ड्यू टू विंटर सोल्स्टिस, एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टू द साउथ। जो पहला, देखो इसमें मैं इसको टफ कैटेगरी में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा टफ था, पहला स्टेटमेंट इजी था। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इतना आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में पता होना चाहिए था, क्लाइमेटोलॉजी जो चैप्टर है उसमें वर्ल्ड के जो क्लाइमेटिक रीजन है उसके बारे में अच्छे से दिया हुआ है, तो वो अगर आप एनसीईआरटी ढंग से करके जा रहे हो तो ये मेडिटेरियन क्लाइमेट का एक्चुअली यूनिक फीचर है, इट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर सीजन, ये यूनिक फीचर है एक तरीके से मेडिटेरियन क्लाइमेट का। ठीक, तो ये बात तो एकदम सही थी, लेकिन जो देखो जो दूसरी बात है ना ये बहुत टफ था। अब इतना कौन पढ़ के आता है कि विंटर सोल्स्टिस, ड्यू टू विंटर सोल्स्टिस एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टू द साउथ, जबकि ये नो डाउट सही स्टेटमेंट है, लेकिन इतना पढ़ के कौन जाता है। ठीक, और ये आई गेस एनसीईआरटी में मिलेगा भी नहीं आपको, इसलिए मैं इसको टफ कैटेगरी में रख रहा हूँ। लेकिन आगे के पेपर में आपको क्या करना है, इस टाइप के जितने क्लाइमेटिक रीजन है ना पूरे वर्ल्ड के, जैसे भी ऊपर भी आपने देखा कि वो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट पे भी क्वेश्चन था, मेडिटेरियन क्लाइमेट है, मानसून क्लाइमेट है, इनको अच्छे से करेगा क्योंकि दो क्वेश्चन आपको दिख गए अभी इसी बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू के थ्रू भी हो सकता था और एनसीईआरटी में तो खैर क्लियरली मेंशन ही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए था। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सही करते हो आपको एज मिलता है, क्योंकि ये बहुत लोगों के सही नहीं होंगे क्वेश्चन। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि हवा में जो एयर होती है, एयर में एक्चुअली कितना वाटर वेपर है। ठीक है, एक्चुअली कितना वाटर वेपर है वो होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये बात करता है कि हवा में मतलब एयर में कितना वाटर वेपर है और इन कंपैरिजन टू उसकी कितनी कैपेसिटी थी, मतलब हवा की कितनी कैपेसिटी थी मैक्सिमम वाटर वेपर को होल्ड करने की। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक रिलेटिव टर्म है,
रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो एक अनुपात की बात कर रही है कि हवा में कितना वाटर वेपर है इन कंपैरिजन टू कितना उसमें टोटल मैक्सिमम लिमिट कितना वाटर वेपर की हो सकती थी। ठीक है, तो वो होती है आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को करने के लिए अब इतनी बात तो पहले आपको ये पता होनी चाहिए थी। उसके बाद देखो, अगर आप पहला स्टेटमेंट देखोगे ना, ये वाला रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। दूसरा स्टेटमेंट है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन जब बढ़ता है, ज्यादा इवापोरेशन जब होगा ना वाटर बॉडी से या वेट सरफेस से, तो क्या होगा कि ज्यादा वाटर वेपर जो होगा वो एयर में आएगा। ठीक है, ज्यादा वाटर वेपर एयर में आएगा, उससे क्या होगा, तो जो एक्चुअल वाटर कंटेंट है जिसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। टफ क्वेश्चन है क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप इस टाइप क्वेश्चन सही करते तो लिटरली ये आपको एच देगा इस टाइप का। ठीक है, तो हमने ओवरऑल देख लिया, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। 28 क्वेश्चन आए हैं टोटल। इसमें आपको देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, आपको 2 काम करके ही जाना है पेपर से पहले। पीवाईक्यूज अच्छे से लगाओ 20 साल के, और एनसीईआरटी अच्छे से करो, बहुत अच्छे से करके जाओ। ये 2 काम अगर आप करके जाओगे ना, लिटरली बता रहा हूँ, ज्योग्राफी में बहुत अच्छे आप एक्चुअली एज लोगे फिर ज्योग्राफी में। क्योंकि देखो ज्योग्राफी थोड़ा टफ क्वेश्चन उसमें आता है, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा चाहिए होती है इन सब चीजों में। इनमें अगर आपके क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे तो आपको एक तरीके से एज मिल रहा है बाकी बच्चों। देखो पॉलिटी क्वेश्चन हर कोई सही कर रहा होता है, जितने मतलब मैं सीरियस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, तो हर कोई सही कर रहा होता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हर कोई सही नहीं कर पा रहा होता है। तो आप ये आपको एज दिलाएंगे, इसलिए इनको ढंग से करके जाओ। ठीक है, ओके, इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बोलूंगा, प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और टेलीग्राम पे जाके आप देखिए, मैंने करंट अफेयर्स की हम लोग की पूरी एक प्रॉपर सीरीज चल रही है। ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए काफी अच्छी, सारे स्टेट पीसीएस के लिए चल रही है, आप जाके देखना। उसमें मंथली हम लोग मैगजीन बनाते हैं, मंथली मैगजीन रहती है, और उसके साथ साथ मंथली हम आपको एमसीक्यू भी देते हैं। उसमें 120+ एमसीक्यूज की भी एक पूरी मैगजीन रहेगी, सब कुछ फ्री में। आप जाके टेलीग्राम विजिट करो, वहां से आप फ्री में सब चीजें ले सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है, बची हुई चीजें जो बच रही हैं अभी, शायद इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक बचा है, उसको हम लोग 1-2 दिन में कवर करने की कोशिश करते हैं। फाइन, चलिए ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं सेशन को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।